हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं? लाजवाब हैं, फर्स्ट क्लास हैं। तो आई होप आपका नेशनल इनकम का कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है और उसमें जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, उसको आपने प्रॉपरली क्लियर किया है। ओके, आज हम मूव करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो कंसेप्ट, जो एप्लीकेशंस हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग को काफी ज्यादा बूस्ट अप करेंगे। ओके, चैप्टर का नाम है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड हमारे लिए काफी फैमिलियर, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ऑलरेडी इसको दो तीन बारी स्टडी करा हुआ है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, तो पहले चैप्टर में क्या है, कंटेंट क्या होगा, क्या सिलेबस है, ये तो हम बाद में देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की जब मैं बात कर रहा हूं, ओके, इस चैप्टर को हालांकि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट भी कहते हैं। सबका मीनिंग, सबका कंसेप्ट सेम ही है, बट सबसे पहली बात यह है कि ये है क्या। ओके, चलिए पहले इस कंटेंट को समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अगर सिंपल वर्ड्स में हम इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब देखें तो ये होगा हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड से हमारा रिश्ता पुराना है। कैसे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम वर्ड हमने 3 बार पढ़ा। एक बार पढ़ा हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कंज्यूमर के लिए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन होती थी। हमने पढ़ा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो एक प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन होती है। और फिर हमने पढ़ा सबसे इंटरेस्टिंग एंड में, एंड दैट इज व्हाट मार्केट इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों, मार्केट इक्विलिब्रियम से ही हम इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है वो जरा समझते हैं। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करें तो मार्केट इक्विलिब्रियम सिंपली होता है जब किसी एक कमोडिटी की डिमांड बराबर हो जाती है उसकी सप्लाई के, तो उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। हम ये भी कहते हैं कि ये एक किसी कमोडिटी के लिए, जिसकी आप बात कर रहे हो, उस सिंगल कमोडिटी के लिए ये बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है। क्या है? बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है। ये इफेक्टिव सिचुएशन है कि भाई मार्केट में जितनी उसकी डिमांड थी एग्जैक्टली उतना उसका सप्लाई है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कोई ऐसा कंज्यूमर नहीं है जिसको वो प्रोडक्ट ना मिला हो, और कोई सप्लायर ऐसा नहीं है कि जिसका सारा सामान सेल आउट ना हुआ हो। तो सबसे सूटेबल सिचुएशन, सबसे बढ़िया सिचुएशन ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होती है, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या? मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, सो वी आर फोकसिंग ऑन अ सिंगल कमोडिटी, सिंगल गुड या सिंगल सर्विसेज, सिंगल कमोडिटी पर हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स पर मूव कर गए हैं तो इसका मतलब वी आर स्टडिंग एग्रीगेट नाउ। ठीक है, हम एज अ होल सबको एक साथ कंसिडर करके उनकी एग्रीगेट स्टडी कर रहे हैं। सो इट्स बेटर, ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है कि आप एक सिंगल कमोडिटी की डिमांड की बात ना करके सभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की बात करें, सभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की बात करें, और आप किसी सिंगल कमोडिटी की सप्लाई के बारे में बात ना करके सभी ओवरऑल इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई की बात करें। क्लियर? सो यू आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स अ सिंगल कमोडिटी टू एग्रीगेट। एक सिंगल पर फोकस करने की बजाय आप ओवरऑल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर फोकस कर रहे हो। तो दोस्तों, दैट्स इट, यही चैप्टर है, यही कंसेप्ट है। जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड को जोड़ दो, वो बन जाता है एडी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। डिमांड से क्या बन गया? एग्रीगेट डिमांड। और ऐसे ही जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक इकोनॉमी में ओवरऑल, उन सब की सप्लाई को जोड़ दो तो वो बन जाएगा
एग्रीगेट सप्लाई। वो क्या बन जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा। और जैसे आप सिंगल कमोडिटी के लिए बेस्ट सिचुएशन बोलते थे कि डिमांड सप्लाई बराबर हो, तो उसी तरीके से एक इकोनॉमी के लिए, सभी कमोडिटीज के लिए सबसे अच्छी सिचुएशन है जब उसकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। एंड दैट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इसे ही बोला जाता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। हम सिंगल से फोकस हटाकर ओवरऑल एग्रीगेट लेवल पर आ गए हैं। जैसे सिंगल के लिए बोलते थे डिमांड सप्लाई बराबर, यहां पर बोलना है ओवरऑल डिमांड यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू ओवरऑल सप्लाई यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। गॉट इट? तो ये कंसेप्ट है, ये एप्लीकेशन है जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करना है। ओके, तो अगर हम देखें टॉपिक टू कवर, हमें कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर करने, तो सबसे पहला तो यही है, आपने बोल तो दिया कि एडीएस बराबर, अरे भाई पहले ये तो जान लें कि एडी और एएस हैं क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये डायग्रामेटिक वे में किस तरह से प्रेजेंट करे जाते हैं, इनके जो अपने कंपोनेंट्स हैं, इनके जो अपने फंक्शंस हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है। तो पहली हेडिंग में तो हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इससे रिलेटेड उसके कंसेप्ट्स जो हैं। उसके बाद यस एग्जैक्टली सेकंड हमारा यही है कि आप इक्विलिब्रियम को, आप इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कैसे करेंगे, ये इसके अंदर आएगा। फिर एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हमारा मल्टीप्लायर, जैसे डिमांड में इलास्टिसिटी होती थी, सप्लाई में होती थी आपका, उसी तरीके से कुछ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स हम इस टॉपिक में मल्टीप्लायर में देखेंगे। एंड फाइनली डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड एंड देयर मेजर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट एग्जाम में आने के पूरे चांसेस। आपने बोल तो दिया इक्विलिब्रियम वहां पर है जहां पर एडी इज इक्वल्स टू एएस है, अगर नहीं है तो क्या होगा? जहां पर आपने बोला कि ये सूटेबल कंडीशन थी, दोनों को बराबर होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं, डिमांड थोड़ी कम रह गई, डिमांड थोड़ी ज्यादा रह गई, तो अब क्या करोगे? तो वही चीज इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो 4 मेन टॉपिक, आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करें। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। किसके बारे में? एग्रीगेट डिमांड के बारे में। सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, डिमांड हम जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, उसके साथ मैंने एग्रीगेट वर्ड और लगा दिया। एग्रीगेट मतलब जोड़ दो, सबको जोड़ दो, ओके, ओवरऑल सम अप कर दो। एग्रीगेट डिमांड, तो सिंपली अगर मैं बोलूं व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, इट इज सम ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इकोनॉमी में, उनकी जो भी टोटल डिमांड हो रही है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर हमारा, उन सब को जोड़ दीजिए, हमारी एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी, हमारी एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी कैलकुलेट हो जाएगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखें इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। इसको बेटर है आप लिखेंगे अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर, ये बढ़िया वर्ड हो गया हमारा। रीजन बीइंग सेम, हमने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो भी एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, और उसमें भी हमने ये बोला था कि फैक्टर इनकम जितनी भी हैं उन सबको जोड़ दीजिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वो हो जाएगा आपका नेशनल इनकम। तो सेम ऐसे ही जितनी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, सबको जोड़ दो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के दौरान, और वो आपका एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू एड अप physical quantities of goods and services demanded by the people. Accordingly, AD is measured in term of expenditure on goods and services demanded by the people during an particular time. ये लाइन क्या कहना चाहती है, दोनों क्या कहना चाहती हैं? भाई मान लीजिए आपने डिमांड करी, आपकी एक लिस्ट थी पर्टिकुलर ईयर में, ओके, कि भाई हमने डिमांड करी कि हमें अपने लिए चाहिए कि भाई 1 मोबाइल फोन, ठीक है, कि भाई हमें एक मोबाइल फोन की जरूरत है, हमें अपनी पढ़ाई के लिए 10 बुक्स चाहिए, ठीक है, हमें 15
कॉपीज या रजिस्टर्स चाहिए, ठीक है, हमें 20 पेन चाहिए, हम ऐसे एज्यूम करके लिख रहा हूं, अपने कंजम्पशन के लिए आपने कुछ 30 यूनिट्स और बता दी, क्लियर, इस तरह से आपकी लिस्ट बनती जा रही है। अब यहां पर कंडीशन ये निकल के आती है, मान लो इकोनॉमी में आप ही हो और आपसे पूछा गया और कंक्लूजन पूछी गई कि इकोनॉमी में कितने की डिमांड हुई, तो क्या हम ये बोलेंगे जी यस इस इकोनॉमी में डिमांड हुई 1 मोबाइल फोन की, 10 बुक्स की, 15 रजिस्टर्स की, 20 स्टेशनरीज की, इस तरह से बोलेंगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना बोला जाएगा भाई। एक मोबाइल फोन कितने का, फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यूम कर रहा हूं 20,000 रुपीज, 10 बुक कितने की आई, मान लो 5,000 रुपए की आ गई, 15 रजिस्टर 1,000 रुपए के आ गए, 20 पेन्स मान लो 200 के आ गए, 30 यूनिट्स जो आपने और मांगी कंजम्पशन के लिए मान लीजिए वो 1,500 रुपए की आ गई, तो इनको टोटल करा गया और ये कितना हो गया 25, 26, 27, 700, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। ओके, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। हम जो वैल्यूएशन है वो कमोडिटीज यूनिट्स में नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जो भी हमारी पर्टिकुलर वैल्यूज है उनकी मॉनेटरी वैल्यू बताओ, मनी में उनकी वैल्यू बताओ, जोड़ो, एंड दैट इज एग्रीगेट डिमांड। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल भाई, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारे करोड़ों लोग हैं, सबकी डिमांड अलग अलग है, तो उन सबकी यूनिट्स उनकी लिस्ट थोड़ी ना तैयार होगी, ओवरऑल जो वैल्यू है जरा उसको बताइए और दैट्स इट, वो हमारी एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू क्लासिफाई हो जाएगी, उसको हम ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसकी बाकी और डेफिनेशन तो आप जैसे देख सकते हो, बात आती है यहां पर अब कि जो आपका पर्टिकुलर कंजम्पशन लेवल है, मतलब एग्रीगेट डिमांड लेवल है, वो तैयार कैसे होता है, हाउ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इन शॉर्ट हमें जरा कंपोनेंट्स बता दीजिए, हमें जरा कंपोनेंट्स बता दीजिए कि किस बिहाफ पर, किस बेसिस पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिटरमाइन होती है, किस तरह से एग्रीगेट डिमांड की जो वैल्यू है वो निकाली जाती है। ध्यान देके अब जरा फटाफट से समझेंगे। यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें कि भाई कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आप कैसे डिटरमाइन करोगे, तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी दो तरह की होती है, एक है क्लोज्ड इकोनॉमी, ओके, और एक होती है आपकी ओपन इकोनॉमी, क्लियर। क्लोज्ड इकोनॉमी से मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हम अपनी कंट्री के अंदर ही अपनी सारी की सारी एक्टिविटी, प्रोडक्शन हो, इन्वेस्टमेंट हो, कंजम्पशन हो, उनको पूरा करते हैं और अपनी जो नीड है वो पूरा करेंगे, ठीक है। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, इससे कोई मतलब नहीं है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ओपन इकोनॉमी ऑब्वियसली हमने दरवाजे खोल दिए हैं, हम फॉरेन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है वो कर रहे हैं, जो व्यापार है वो कर रहे हैं, ओके। क्लोज्ड इकोनॉमी के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टू सेक्टर इकोनॉमी, और एक होता है आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी। एक क्या हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी और एक 3 सेक्टर इकोनॉमी। अगर मैं 2 सेक्टर्स की बात करूं तो वो 2 सेक्टर कौन कौन से हैं दोस्तों, हाउस होल्ड्स और दूसरे हमारे प्रोड्यूसर्स, या आप कहिए फर्म्स, ओके। और 3 सेक्टर इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड होते हैं वो तो पहले से ही हैं, जो प्रोड्यूसर हैं वो तो पहले से ही, तीसरा जो मेजर सेक्टर जुड़ता है वो होता है गवर्नमेंट। वो कौन होता है, गवर्नमेंट। यहां पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, देयर आर ओनली हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स, और इनके बीच में जो लेन देन है अपने फैक्टर्स का, पेमेंट्स का, वो चलता रहता है एग्जैक्टली वही उसी तरीके से जो हमने नेशनल इनकम की पहली क्लास में फ्लोज ऑफ इकोनॉमी में डिस्कस करा था, बिल्कुल उसी तरीके से, ओके। 3 सेक्टर में और कुछ नहीं, संभालने के लिए बस गवर्नमेंट जो है वो ऐड हो जाती है, अब अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमें डिटरमाइन करना हो एग्रीगेट डिमांड, तो दोस्तों एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C प्लस I।
C is consumption expenditure. C is consumption expenditure and I is investment expenditure. Right? C क्या है? Consumption है. I क्या है? Investment है. जो ये C है, ये प्रेजेंट करता है हाउस होल्ड का खर्चा. किसका? हाउस होल्ड का खर्चा. और जो I है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर्स का खर्चा. वो किसका खर्चा प्रोड्यूसर्स रिप्रेजेंट करता है? प्रोड्यूसर्स का खर्चा रिप्रेजेंट करता है. भाई अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूं, भाई हाउस होल्ड जो है, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग किस चीज की डिमांड करेंगे? भाई हमारी डेली रिक्वायरमेंट, हमारा फूड, हमारी क्लोथिंग्स, ठीक है, हमारे अदर डेली नेसेसिटीज, इन सब चीजों की डिमांड आप करोगे. तो ये क्या है कि भाई अपना खर्चा करने, अपनी नीड को पूरा करने के लिए आप इन सब गुड्स की डिमांड करते हो, इन्हें बाय करके लाते हो, कंज्यूम करते हो. तो ये क्या है? आपकी डिमांड है. ये किससे रिप्रेजेंट हो रही है? जो भी आपने सी यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपना करा. क्लियर? ठीक उसी तरीके से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फर्म्स होते हैं, ये प्रोडक्ट बनाते तो हैं, ये सप्लाई तो करते हैं, लेकिन इनकी भी अपनी डिमांड होती है. इनकी भी अपनी डिमांड होती है. इनकी क्या अपनी डिमांड होती है? यस, इन्हें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए मशीन्स, इन्हें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए इक्विपमेंट्स, इन्हें प्रोडक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, अपनी फैक्ट्री को लगाने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स चाहिए. तो ऑब्वियसली यहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी डिमांड करते हैं और उसको प्रेजेंट करा जाता है आई से. क्लियर? तो इकोनॉमी में डिमांड दोनों लोग कर रहे हैं, कंज्यूमर भी कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी कर रहे हैं. कंज्यूमर की डिमांड सी से प्रेजेंट हो रही है, प्रोड्यूसर की डिमांड आई से प्रेजेंट हो रही है. यहां तक बात क्लियर है? तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सी है ना, जो हाउस होल्ड की डिमांड प्रेजेंट कर रहा है, इट इज फॉर कंज्यूमर गुड्स. इट इज फॉर कंज्यूमर गुड्स. और जो आई है वो प्रेजेंट कर रहा है कैपिटल गुड्स को. किसको? कैपिटल गुड्स को, जो फर्दर प्रोडक्शन करने में, चीजों को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे. क्लियर? सो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, आई रिपीट, इन टू सेक्टर इकोनॉमी, एडी इज सम ऑफ डिमांड ऑफ हाउसहोल्ड्स, डिमांड बाय हाउसहोल्ड्स एंड डिमांड बाय प्रोड्यूसर्स. Demand by households is represented by consumption expenditure, that is C, and demand by producers is represented by I, that is investment expenditure. क्लियर है जी? यहां तक कहानी क्लियर हुई. आगे आते हैं, थ्री सेक्टर पर आते हैं. थ्री सेक्टर इकोनॉमी में ठीक है भाई, AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई तो चलेगा ही, पहले से ही चलेगा. C प्लस आई तो पहले से ही चलेगा, क्योंकि हाउस होल्ड भी है, प्रोड्यूसर भी है, ये तो मूव होकर ही आ गया. बस इसमें अब गवर्नमेंट का खर्चा और जुड़ जाएगा जी. गवर्नमेंट जो डिमांड कर रही है, गवर्नमेंट जो भी डिमांड करती है गुड्स एंड सर्विसेज की, अपने सोशल वेलफेयर को प्रोवाइड कराने में, डेकोरम को मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर को मेंटेन करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर डिमांड करता है, तो वो जी से रिप्रेजेंट हो जाता है. क्लियर? तो प्राइवेट वालों का खर्चा सी है, गवर्नमेंट वालों का खर्चा जी है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका खर्चा यानी कि डिमांड आई है. ठीक है जी? ये क्लियर हुआ यहां पे. तो टू सेक्टर ठीक है, थ्री सेक्टर ठीक है. तो ऑब्वियसली जो ओपन इकोनॉमी है ना दोस्तों, उसको हम फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या कहते हैं? फोर सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं. और यकीनन इसमें फोर सेक्टर में आपका हाउस होल्ड तो पहले से ही है, प्रोड्यूसर तो पहले से ही है, गवर्नमेंट भी ऐड हो गई थी. तो चौथा कौन है? फोर्थ कौन है? फोर्थ इज बाहर देश के नागरिक, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और कोई पूछे भैया कि एग्रीगेट डिमांड यहां पर कैसे निकलेगी? इट इज सी प्लस आई प्लस जी. ये तो पहले से उठ के आया ना, सी प्लस आई प्लस जी पहले से उठ के आया. इसमें भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं. ओके, तो नेट एक्सपोर्ट क्या जुड़ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट. और वो डिनोट कैसे करता है? x माइनस एम से. x माइनस एम से. x इज फॉर एक्सपोर्ट एंड m इज फॉर इंपोर्ट. डन जी? यहां तक कहानी क्लियर हो गई. अब हम इसको एग्रीगेट डिमांड को, किसको? एग्रीगेट डिमांड को पूरा एक्सटेंड करते हुए ले गए यहां तक. क्लियर? यहां तक एक्सटेंड करते हुए ले गए होंगे. जरा मेरी नजर से देखो, ध्यान दो यहां पे दोस्तों. अगर ध्यान दो ना आप यहां पे, ये जो फॉर्मूला बन गया है, ये
इनकम मेथड, सॉरी, नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड्स के कंपोनेंट हैं। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मतलब लाओ लाओ लाओ, दो दो दो, मतलब हमें डिमांड कर रहे हैं, हम खर्चा करने को तैयार हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, सी इज व्हाट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी इज व्हाट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये नेट एक्सपोर्ट आ गया। एंड आई इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट, द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, उसको लेकर हमने काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन करी। ओके, सो दोस्तों यहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक तरह से नेशनल इनकम के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को उठा के लेकर आ रहा है। क्लियर जी, डन। अब नाउ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और ओपन इकोनॉमी यानी कि 4 सेक्टर, ये आपके एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट। बट आपके लिए गुड न्यूज क्या, आपके लिए गुड न्यूज क्या, यू हैव टू स्टडी ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, आपको ये 3 और 4 के बारे में डिस्कशन नहीं करनी है। हायर स्टडीज पे जब आप जाएंगे तब आप इनके ऊपर चर्चा करेंगे। इन 12th क्लास यू हैव टू फोकस ओनली ऑन, यस एग्जैक्टली, 2 सेक्टर इकोनॉमी। और 2 सेक्टर इकोनॉमी सर हमें पहले ही समझ आ गया कि 2 कंपोनेंट हैं, एक हाउस होल्ड के लिए अपना कंजम्पशन वाला, एक अपना प्रोड्यूसर के लिए इन्वेस्टमेंट वाला। इन दोनों को जोड़कर C+I करके हम एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू डिटरमाइन कर देंगे। क्लियर जी, डन, बिल्कुल। आओ वापस आते हैं, आइए वापस आते हैं। तो जैसा कि यहां पर बोला गया है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन 2 सेक्टर इकोनॉमी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड। वही 2 चीजें हमने कौन कौन से डिस्कस करी सर, एक था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक था आई। अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये किसके द्वारा करा गया, ये आपका हाउस होल्ड। ओके, और यस ये प्रेजेंट करता है किसको, जो कंजम्पशन के लिए हमारा कंज्यूमर गुड्स पर खर्च हुआ, कंज्यूमर गुड्स पे खर्च हुआ। और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है सर, वो प्रोड्यूसर्स ने करा, वो फर्म्स ने करा। और यस जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपके किसके ऊपर, फर्दर प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड्स पर खर्चा करते हैं, ये उनकी डिमांड होती है। और वही पॉइंट नीचे, अकॉर्डिंगली एडी इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ सी एंड आई, के एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान जब हम एडी के लिए सी और आई जोड़ दें तो हमारी एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये एक हमें यहाँ पे पॉइंट मिला। कंपोनेंट्स ऑफ एडी आर डिस्कस विद रेफरेंस टू क्लोज्ड इकोनॉमी, जो हमने पढ़ा अभी, ओपन इकोनॉमी जो हमने डिस्कशन अभी करी है। क्लियर, लेकिन जैसा कि मैंने बताया जरा क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ओ सॉरी, ठीक है, ये स्पेस यहां पर बनी हुई है, ये जो डायग्राम है आपका ये वाला, ये मैंने यहां पे बनाया, इसको आप यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं। अलग से कॉपी में आपने कर लिया है तो कोई बात नहीं। ओके जी, नाउ ये आता है जी हमारी अगली हेडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन CI एंड एग्रीगेट डिमांड। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड के बीच की रिलेशनशिप। सर ये तो हमने ऑलरेडी पता लगा ही लिया है, ये तो हमने ऑलरेडी पता लगा ही लिया है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C+I होता है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको हम ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली इसको किस तरह से प्रेजेंट करा जाएगा। ओके, अब ध्यान देंगे दोस्तों, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने 2 मेजर कंपोनेंट्स वहां पे डिस्कस करे, 2 मेन चीजें हमने वहां पर पढ़ी। एक तो डिमांड हमने पढ़ा था और एक हमने सप्लाई पढ़ा था, और वही हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, डिमांड से एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई से एग्रीगेट सप्लाई। तो जब हम बात कर रहे थे डिमांड की, ओनली डिमांड, उसका रिलेशन हमने मेनली पढ़ा किसके साथ, प्राइस के साथ। भाई प्राइस बढ़ा तो डिमांड का, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, नेगेटिव रिलेशन। ऐसे ही सप्लाई भी प्राइस के साथ, प्राइस बढ़ा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम, पॉजिटिव रिलेशन। ओके, सो कहने का मतलब डिमांड और सप्लाई की माइक्रो स्टडी में प्राइस का एक क्रूशियल रोल रहता है, क्रूशियल रोल रहता है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो रोल प्राइस ने प्ले करा है, जो रोल प्राइस ने प्ले करा है वो आपका यहां पर प्ले करेगा कौन, इनकम, कंट्री का जीडीपी या कंट्री की इनकम कह लीजिए, नेशनल इनकम बोल दीजिए, इन शॉर्ट वाई, इन शॉर्ट वाई। जैसे डिमांड का बिहेवियर, सप्लाई का बिहेवियर हम प्राइस के साथ डिस्कस करा करते थे, यहां पर एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन, एग्रीगेट सप्लाई का रिलेशन, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स का रिलेशन हम इनकम के रेफरेंस में देखेंगे।
ओके हम किसके रेफरेंस में? इनकम के रेफरेंस में देखेंगे। भाई इनकम बढ़ रही है तो इनका क्या हो रहा है, इनकम कम हो रही है तो इनका क्या हो रहा है, ये हमें पता लगाना होगा। ओके तो सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन एडी, सी एंड आई किस तरह से प्रेजेंट होगा, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा इनकम, यहां पे मैंने क्या लिखा, इनकम, वाई। ओके उसके बाद यहां पर आपका आई इन्वेस्टमेंट, सी और इन दोनों को जोड़कर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। ओके मैंने सबसे पहले एज्यूम करा कि कंट्री की इनकम 0 है, फिर वो बढ़ी 100 हुई, फिर वो बढ़ी 200 हुई, 300, 400, 500, इस तरह से लगातार जैसे प्राइस लेते थे, प्राइस की लेवल हम बढ़ाते थे 5 से 10, 10 से 15, वटेवर, ऐसे इनकम का लेवल बढ़ाया। सबसे पहले देखते हैं कि आई इन्वेस्टमेंट क्या होगी। दोस्तों इनकम 0 है, इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ रहेगी, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट 100 ही रहेगी, इनकम और बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट और नहीं बढ़ेगी। इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट रहने वाली है, इन्वेस्टमेंट रहने वाली है कांस्टेंट, राइट। इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाली है, इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाली है सर, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहने वाली है। इसका रीजन क्या है मैं आपको पहले वो बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे कंजम्पशन पर और एग्रीगेट डिमांड पर। बिकॉज ध्यान दीजिएगा इन वर्ड्स पर, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू इनकम। ओके इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू इनकम। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा वेरिएबल है, ऐसा फंक्शन है, ऐसा कंपोनेंट है एक इकोनॉमी के अंदर जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके खर्चे की बात कर रहा हूं, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की बात अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान देंगे, मान लो आपकी इनकम जो है फिलहाल क्या है सर, फिलहाल तो अभी हम स्कूल में कुछ कमा धमा नहीं रहे हैं, गरीब आदमी, उधार की जिंदगी चल रही है, पेरेंट्स से खाना ले लेते हैं, अपना खर्चा ले लेते हैं, काम चल रहा है, राइट। तो इन शॉर्ट अभी आपकी इनकम फॉर सपोज 0 है, लेकिन कंजम्पशन, कुछ कंजम्पशन तो आपका है ही ना, पेरेंट्स से खाना, कपड़े, एजुकेशन जो चल रहा है, देखा जाए तो टेक्निकली लोन की तो जिंदगी है अभी तक, है ना। तो अगर मान लीजिए कल को आपकी इनकम बढ़ती है, भाई आपकी बढ़िया जॉब लगे, आप अपना बढ़िया अर्निंग सोर्स क्रिएट करो और आपकी इनकम बढ़ती है, तो जिस तरीके से आपके खर्चे अभी हैं क्या वैसे ही रहेंगे? नहीं सर, खर्चे हमारे बढ़ेंगे। इनकम बढ़ेगी, हम और ज्यादा खर्च करेंगे, इनकम बढ़ेगी, हम और कंजम्पशन एक्टिविटीज अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे। सो समहाउ आप देख रहे हो कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। सो कंजम्पशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इनकम। कंजम्पशन जो है वो इनकम पर डिपेंड होता है। बट अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की प्लान कर रहे हो, ओके, सो व्हाट यू नीड इज इन्वेस्टमेंट। व्हाट यू नीड इज इन्वेस्टमेंट। मान लो आपने कोई छोटी सी शॉप स्टार्ट करी, तो आपने जो बिल्डिंग है वो लीज पर ली, आपकी इन्वेस्टमेंट। आपने मशीनरी जो है वो लगा दी, आपकी इन्वेस्टमेंट। आपने बाकी जो वर्किंग कैपिटल मैनेज करके रखनी थी बिजनेस के लिए वो भी तैयार कर ली, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। ओके, अब बिजनेस अब शुरू होगा, एक्टिविटी बिजनेस की अब शुरू होगी। अब बिजनेस अगर अच्छा नहीं चला तो इनकम तो 0, लेकिन अगर बिजनेस बढ़िया चला तो 500 लाख करोड़ जो भी कुछ बोलो, ओके। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है ना, इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें आप चेंज अब नहीं कर सकते। इसीलिए क्योंकि इनकम क्रिएट होने से पहले इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है, तो अब आप इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात, इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट रहेगी। द रीजन बीइंग, जो मैंने पहले बताया, इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू इनकम। जो स्टार्टिंग में कर दिया है वो रहने वाला है। इसीलिए इनकम बढ़े कम हो, इन्वेस्टमेंट रिमेन द सेम।
आगे आते हैं कंजम्पशन पर, सी की चर्चा करते हैं। कंजम्पशन क्या होगा, ये तो सर अभी हमने देखा, अभी हमने डिस्कस करा। उधार की जिंदगी, हमारी इनकम जीरो, ठीक है, आपके जैसे कितने लोगों की इनकम जीरो, एक देश की इनकम जीरो, मैक्रो फैक्ट, एक देश की इनकम जीरो, फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगा ही ना, कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा ही ना। तो सीधी सी बात है, इसको मैं 100 एज्यूम कर लेता हूं। इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, इसको मैंने 100 एज्यूम कर लिया कि कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा। अगली चीज, अगली मेन चीज, अब अगर इनकम बढ़ेगी तो सर कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बट एक चीज है, 180, ये मेरी इनकम 100 से बढ़ी, कंजम्पशन 80 से बढ़ा। ये मेरी इनकम फिर 100 से बढ़ी, मेरा कंजम्पशन थोड़ा और कम स्पीड से बढ़ा। मेरी इनकम और 100 से बढ़ी, मेरे कंजम्पशन की स्पीड और कम हो रही है। मैं ये देख रहा हूं सर, मैं ये देख रहा हूं सर, ये एक्चुअल लाइफ में हमें एग्जिस्ट होता है, एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट करता है क्या, कि अगर इनकम बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, पक्की बात है, 100% बात है, क्लियर। बट द थिंग इज, जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है, आई रिपीट, जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है उस स्पीड से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। रीजन बीइंग, जब आपकी इनकम राइज होनी स्टार्ट होगी, आपकी इनकम बढ़नी स्टार्ट होगी, आप उसमें से कुछ अमाउंट अपना सेव करने लग जाओगे। तो क्योंकि सेविंग अपनी जगह अब बनाने लग जाती हैं, तो जितनी इनकम बढ़ेगी वो सारा का सारा पैसा खर्च नहीं होता। दैट्स व्हाई कंजम्पशन की स्पीड लगातार कम होती चली जाती है। क्लियर जी। एंड ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड की बारी आई, तो ये तो हम जानते हैं कि सर सी और आई को जोड़ दीजिए, सी और आई को जोड़ दीजिए। आइए जोड़ देते हैं। तो जीरो पे कितना हो गया 200, ये कितना हुआ 280, ये कितना हुआ आपका 350, सर ये 400, 440 और ये कितना 460। इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। क्लियर। तो मेनली अगर देखा जाए तो इनकम के साथ हमारा आई और सी का रिलेशन था, इन दोनों ने जोड़कर एडी को बनाया, राइट। इसको अगर हम डायग्राम पे बनाएं, इसको अगर डायग्राम पर बनाया जाए, x 0 y, याद रखिएगा यहां पर हमें हमेशा x एक्सिस पर इनकम लेनी है। अभी जितने भी डायग्राम बनेंगे x जो है वो इनकम को प्रेजेंट करेगा। यहां पर मैंने एग्रीगेट डिमांड लिख दिया, एग्रीगेट डिमांड में उसके बाकी कंपोनेंट्स भी आ गए। तो जो I है यानी कि इन्वेस्टमेंट, उसका तो सिंपल सा फंडा है, इट रिमेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, इनकम कितनी भी बढ़े, इनकम कितनी भी बढ़े, ये अपना 100 पर कांस्टेंट रहेगा, ये अपना 100 पर कांस्टेंट रहेगा। ओके, 100 चाहे मत लिखो, यहां पे वैल्यूज को अवॉइड ही करो लिखना, राइट। उसके बाद कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन जो है, जब इनकम जीरो थी दोस्तों, जब इनकम जीरो थी यहां पर, तब कंजम्पशन जीरो नहीं था, कंजम्पशन ऊपर से स्टार्ट होगा, कंजम्पशन जो है वो ऊपर से स्टार्ट होगा। अब ये दोनों 100 है तो मैं 100 से ही इसको स्टार्ट कर देता हूं, एंड इट गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस, के भाई सीधी सी बात है, इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी आपका बढ़ेगा। हाँ, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ, मिनिमम पॉइंट से अपना स्टार्ट हुआ है। और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो लेवल है ना, ये जो पॉइंट है, ये 100, ठीक है, ये जो पॉइंट आपका, इसको मैं ए मान देता हूं, अभी ए लिख देता हूं इसको यहां पे ए। जो ये ए पॉइंट है ना, इसको बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि मिनिमम कंजम्पशन। इतना तो होगा ही होगा, इतना तो होगा ही होगा, इतना खर्चा होगा ही होगा। इसको ए से डिनोट नहीं करते हैं, डिनोट किसी और वेरिएबल से करते हैं, लेकिन वो बाद में, अभी फिलहाल समझने के लिए ए पॉइंट हमने देख लिया। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज यस, एग्रीगेट डिमांड। दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड कैसे बनेगा? सर सिंपल है, एग्रीगेट डिमांड ऊपर से स्टार्ट होगा एंड इट गोज पैरेलल, एंड इट गोज पैरेलल टू सी, सी के बिल्कुल पैरेलल जाएगा। क्यों? इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल रीजन, इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल रीजन कि सर आप कह रहे हो कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। हां जी होता है, और आई रहने वाला है कांस्टेंट। हां जी बिल्कुल रहने वाला है। तो जो चेंज सी में होगा, जो चेंज कंजम्पशन में होगा, उतना ही चेंज एग्रीगेट डिमांड में होगा। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम ही रहेगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। गॉट इट? चलिए आइए इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? पहला
पहला पॉइंट हम इन्वेस्टमेंट को लेकर लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट is parallel to x-axis due to constant value, because investment is independent variable to income, ठीक है। ये जो वर्ड है ये आप खास तौर पर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा मतलब जब पूछा जाएगा लॉजिक तब करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट हम आते हैं कंजम्पशन इज मिनिमम, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। कंजम्पशन इज मिनिमम when income is zero, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, it rise with rise in income, but at a slower rate, because रेशियो या परसेंटेज whatever जो भी आप लिखें ऑफ सेविंग्स राइजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोग अपना सेविंग्स जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज एडी के लिए एडी इज अबव एंड पैरेलल टू सी बिकॉज सिंपल सा रीजन है कि एडी जो है वो सी प्लस आई होता है एंड I is constant, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हो फिर आप since या therefore whatever जो भी आप कहो, therefore कि जो भी इनकम में चेंज होगा, जो भी कंजम्पशन में चेंज होगा, वही आपका एग्रीगेट डिमांड का चेंज होगा, क्लियर भाई दोस्तों। तो ये हमने यहां पे जो रिलेशनशिप है वो एडी के बारे में डिस्कस करी। हमने एडी की शुरुआत करी उसकी डेफिनेशन से, होता क्या है तो सिंपली कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो भी आपका ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है उनको जोड़ दीजिए, आपका एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के दौरान। साथ ही यहां पर यह बताया गया कि इसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू जो है वो आंकी जाएगी, उसको कंसीडर करा जाएगा। हमने बात करी इसके कंपोनेंट की, तो अलग अलग हमने जैसे डायग्राम जो वहां पर बनाया था आप उसको यहां पे बना सकते हैं। उसमें हमने क्या देखा कि हमने 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर के बिहाफ से किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड निकाली जाती है वो हमने देखा। हाँ, मेनली हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़नी है जिसमें AD इज इक्वल टू C प्लस आई है। ओके, और AD इज इक्वल टू C प्लस आई वो रिलेशनशिप हमने अपनी यहां पर कंप्लीट करी, AD इज इक्वल टू C प्लस आई विद द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, डन। चलिए, सो दैट इज ऑल अबाउट हमारा अपना प्यारा एग्रीगेट डिमांड। अब बात आती है एग्रीगेट सप्लाई की, कुछ ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है क्या, बताइए। कुछ ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा क्या? नहीं सर, जैसे आपने बोला एग्रीगेट डिमांड जो है जितनी भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है उसको जोड़ दीजिए, तो डेफिनेटली ठीक उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई भी जितने गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में सप्लाइड होते हैं उनका टोटल कर दो, वो एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा। AS is sum of supply of all goods and services of an economy during an accounting year या financial year, जो भी आप लिखें। क्लियर?
और इसमें एज सच इसके जो कंपोनेंट हैं वो इतने अफेक्ट नहीं करते कि 2 सेक्टर 3 सेक्टर में इसका क्या होता है। ये सिंपली अपना एक ही कंपोनेंट है इसका। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि एक तो पहली बात कि AS इज ऑलवेज इक्वल्स टू Y। ओके, AS इज ऑलवेज इक्वल्स टू Y। एग्रीगेट सप्लाई बोलो, इनकम बोलो, दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। क्यों? समझेंगे जरा इस बात को। रीजन इसके पीछे ये है, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि एग्रीगेट डिमांड में आप क्या करते हो कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने डिमांड करे, आपने करे और प्रोड्यूसर ने करे, आपने करे और प्रोड्यूसर ने करे, दो अलग अलग लोग हो गए, तो उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल दो, उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल दो। जो कंज्यूमर्स थे उनकी मॉनेटरी वैल्यू C थी, जो प्रोड्यूसर्स थे उनकी मॉनेटरी वैल्यू I थी, दोनों को जोड़ा एग्रीगेट डिमांड बन गई, राइट। लेकिन जब एग्रीगेट सप्लाई करने की बात आती है तो दोस्तों यहां पर तो इकलौता ही है, फर्म जो है, जो प्रोड्यूसर है वही सप्लाई करेंगे ना, जो प्रोड्यूसर है फर्म है वही सप्लाई कर सकते हैं, दैट्स इट। वो सप्लाई क्या करेंगे? ये सप्लाई करेंगे, ये सप्लाई करेंगे, ये आपका ग्लास सप्लाई करेंगे, पेन सप्लाई करेंगे, बहुत कुछ सप्लाई करेंगे। अब ये जो सारी चीजें सप्लाई करेंगे सबको अलग अलग लिखोगे? नहीं, ऐसा नहीं करोगे सर। जैसे डिमांड में मॉनेटरी वैल्यू थी, इनकी भी मॉनेटरी वैल्यू बताओ। ओके, मॉनेटरी वैल्यू क्या बताओगे? जितने में बेचा है भाई, ये पेन 100 रुपए में बेचा तो 100 रुपए इज मॉनेटरी वैल्यू। 100 रुपए क्या? रेवेन्यू। 100 रुपए क्या? इनकम। ये पेन 10 रुपए में बेचा तो 10 रुपए इसका रेवेन्यू, 10 रुपए क्या? इसकी इनकम। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होंगे और वो मार्केट में सेल आउट होंगे, वही उनकी वैल्यू होगी, वही इनकम की वैल्यू होगी और वही एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू होगी। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों सेम होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ओके, एंड यस एग्जैक्टली, अगर मैंने बोल दिया है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू Y, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम, तो डायग्राम तो दोस्तों बहुत आसान हो गया। डायग्राम बहुत आसान हो गया। क्यों? X Y, यहां पर तो मैंने बोला हमेशा क्या लेना है? इनकम। अब यहां पर हम एग्रीगेट डिमांड नहीं, एग्रीगेट सप्लाई लिखेंगे क्योंकि उसका बिहेवियर देख रहे हैं। ओके, तो नतीजा क्या निकल कर आया? निचोड़ क्या निकल कर आया? AS इज इक्वल टू Y। दो चीजें बराबर हैं, दो चीजें इक्वल हैं। ये डायग्राम मेरा 90 डिग्री का है। ओके, और क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मुझे इन दोनों को बराबर बराबर एरिया देना पड़ेगा। तो यकीनन 90 का बराबर बराबर इक्वल डिवाइडेड बाय 2 इज 45 डिग्री। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑलवेज मूव अपवर्ड्स एट 45 डिग्री एंगल। एट 45 डिग्री एंगल एग्रीगेट सप्लाई हमेशा आपका 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये इक्वली प्रोपोर्शनेट होता है इनकम के, राइट। तो यहां पे लिख देते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व मूव अपवर्ड्स एट 45 डिग्री एंगल because it is equivalent to AS, as, अब as आपका छोटा आएगा भाई, ठीक है, as the value of goods and services supplied generates the income, तो इनकम की जो आप बात कर रहे हो और यहां पर आपने सप्लाइड वर्ड यूज करा है, तो दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो इसीलिए 45 डिग्री पर हमें इसको मूव अप करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये एग्रीगेट सप्लाई की बात हुई। इसमें एक और जरा थोड़ा सा एक्सटेंडेड पॉइंट निकल के आता है। ये चीज तो आपने पढ़ ली ना, ये चीज आपने पढ़ ली कि एस इज इक्वल टू वाई। नाउ इसके अलावा एक चीज और, नाउ y इज इक्वल्स टू C प्लस S होता है, ये हम जानते हैं।
y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। सर सी मतलब हम जानते हैं कंजम्पशन, जो हमने खर्चा करा। दोस्तों एस का मतलब होता है सेविंग, और बिल्कुल साफ साफ कहानी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 1000 रुपए कमाए, फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपए कमाए, आपने उसमें से 600 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है सर 600 रुपए खर्च कर दिए, तो 400 रुपए क्या सर, 400 रुपए ऑब्वियसली हमने बचा लिए, वो हमने क्या कर लिए, सेव कर लिए। तो खर्च करे 600 सी कंजम्पशन, सेव करे 400 यानी के एस। तो सी प्लस एस हमारा ऑब्वियसली किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। तो देयरफॉर अगर आप कह रहे हो कि एस इज इक्वल टू वाई होता है, और ठीक उसी तरीके से आप कह रहे हो कि वाई सी प्लस एस के बराबर होता है, तो देयरफॉर एस भी हमारा सी प्लस एस के बराबर होता है। दोस्तों एस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। यहां तक क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जैसे कि हालांकि नीचे लिखा हुआ है एस कर्व इज 45 डिग्री लाइन एज इट इज इक्वली प्रोपोर्शनेट टू द इनकम ऑफ द इकोनॉमी, जो हमने डिस्कस करा अभी। तो हमने यहां पर दोस्तों दो कंपोनेंट अपने डिस्कस करे। वी डिस्कस्ड अबाउट एग्रीगेट डिमांड जो था सी प्लस आई, वी डिस्कस्ड अबाउट एग्रीगेट सप्लाई जो था सी प्लस एस। ये दो मेजर चीज हमने पढ़ी। और हां, अगर हम यहां पर नजर डालें, यहां पर देखें, कंसेप्ट को समझें, तो क्या नजर आ रहा है सर, एडी में दो चीजें हैं सी और आई, एएस में भी दो चीजें हैं सी और एस। तीन कंपोनेंट, तीन अलग अलग कंपोनेंट मुझे दिख गए, सी, आई और एस। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, तीन चीजें जो हैं वो मुझे यहां पर अब दिख गई हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में दोस्तों हमने जो मेजर दो हमारे फंक्शंस हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के लिए, एक एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करी। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ दीज टू। हम सी के बारे में पढ़ेंगे, हम एस के बारे में पढ़ेंगे, आई के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आई तो इन्वेस्टमेंट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, उसके बारे में नहीं पढ़ना है। दो मेजर कंपोनेंट और डिस्कस होंगे। एक होगा हमारा कंजम्पशन फंक्शन। ये कंजम्पशन हमने पढ़ तो लिया कि एडी का पार्ट होता है, एएस का पार्ट होता है, इसके अंदर और क्या बिहेवियर है इसके, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ेंगे हम एस यानी कि सेविंग फंक्शन। सेविंग कैसे इनकम के साथ रिलेट होती हैं, इनकम के साथ उनका क्या बिहेवियर होता है। ओके, तो प्लीज ये दोनों कंपोनेंट एडी और एएस अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करिएगा। कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।